Cyclotron. What is cyclotron? It is a device used to accelerate the positively charged particles to very high energies, right? And such high energy positive charged particles are used in nuclear disintegration. तो बच्चों, साइक्लोट्रॉन का पर्पस है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्राइट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को बहुत हाई वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेट करना, राइट? पहले ही मैं एक क्वेश्चन यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं कि ये साइक्लोट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को भी एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है? हाई वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। कहां पर जरूरत है? इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करना है तो हमें पॉजिटिव चार्ज, हाई वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जरूरत है। दैट्स व्हाई we will say here the purpose of cyclotron is to accelerate the positively charged particles, right? To accelerate to very high velocities, and such high velocity charged particles, positive charged particles, are used in nuclear disintegration, right? Now second thing, what is the principle behind it? Principle means core point. What is the core point of this cyclotron, or which principle, on which वर्किंग प्रिंसिपल इट इज बेस्ड अपॉन? तो बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। आपको ये पता है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका पाथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका पाथ कैसा होता है? आपको पता है, सर्कुलर पाथ होता है। सर्कुलर पाथ है अगर मान लीजिए, और हम एक काम करते हैं कि जैसे ही सर्कुलर पाथ यहां कंप्लीट होने को हो, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इसकी वेलोसिटी को यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए। देन व्हाट विल हैपन? इफ द वेलोसिटी इंक्रीज, देन इट फॉलो द सर्कुलर पाथ ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, ज्यादा हो जाएगा इसकी, और फिर यहां पर हम वेलोसिटी बढ़ा देंगे इस पॉइंट पर अगेन एंड अगेन एट दिस पॉइंट, देन इट विल फॉलो अगेन ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। फिर यहां पर हम इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, और ये अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हो पाएगा, एंड दिस वे द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द सेम पॉइंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमने दो फील्ड की हेल्प लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम उसको सर्कुलर पाथ में ले जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम क्या करेंगे? वी विल एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल अगेन एंड अगेन, देन इट विल फॉलो द सक्सेसिव सेमी सर्कुलर पाथ्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, राइट? सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? अगर हम 2-3 सेंटेंस में इसको कहें प्रिंसिपल को, तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल इस बात में बेस्ड है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, राइट, and with the help of alternating potential difference again and again, then the charge particle is accelerated following successive semicircular paths of increasing radii. अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हम ले जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं अगेन एंड अगेन, तो क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो लगातार सक्सेसिव सेमी सर्कुलर पाथ्स में इंक्रीजिंग रेडियाई के साथ बढ़ता जाएगा, एंड हायर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी ऑब्टेन्ड। दिस इज द कोर पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, राइट? नाउ वी विल कम टू द कंस्ट्रक्शन पॉइंट। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? तो कंस्ट्रक्शन आपको समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन इसका क्या है। तो मैं एक डायग्राम यहां बना रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, और इसी से हम एक्सप्लेन भी करेंगे। यहां पर हमारे पास 2 डीज हैं। एक डी है इस तरीके से, ये डी शेप का है, ये डी शेप, राइट,
और ये हॉलो इवैक्यूएटेड मेटालिक सेगमेंट्स हैं। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए। ये डायग्राम में बना रहा हूं, है ना। आप भी ध्यान से देखिएगा मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं, जिसे कि आप बना सके खुद भी। और एक डी यहां पर है बच्चों, विद ए वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द डीज, और इस तरीके से बच्चों राइट। ये देखिए यहां पर कि इनको बोलते हैं डीज, डी शेप के हैं दोनों, दोनों डी शेप के हॉलो इवैक्यूएटेड मेटालिक सेगमेंट्स हैं, राइट। एंड दीज आर कॉल्ड द डीज, इनको डीज बोलते हैं। सपोज इसको नाम दे दिया मैंने D1 D एंड दिस इज D2 D, एंड विद अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन देम, बहुत स्मॉल गैप है, इसके अक्रॉस एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। अब अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे पहली बार आ रहा है आपके क्लास 12 में आप पढ़ रहे हैं। इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जितनी यहां पर जरूरत है, फिर आपको अल्टरनेटिंग जब आप करंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा क्लियर होगा। इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर मैंने दिखा करके इधर दिखा देता हूं इसको, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को। इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज। कंस्ट्रक्शन को अगर मैंने बोलना है, कम से कम कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखते हैं, कॉपी में आप लिखेंगे तो हम कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉरिजेंटल evacuated hollow metallic segments D1 and D2 called the Ds, D-double-E-S, Ds, with a very small gap between them. An alternating potential difference is applied across the Ds, and an intense magnetic field is applied perpendicular to the plane of the Ds. Right? So this is about the construction. Now, what is the working of this cyclotron? So we'll discuss here working. राइट, वर्किंग क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि वर्किंग जो है कैसे ये वर्क करता है। तो बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी वर्किंग कैसे कैसे है। कि सपोज कीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल इज जस्ट एट द मिडिल ऑफ द गैप, जस्ट मिडिल पर है एक चार्ज पार्टिकल। सपोज इट्स चार्ज इज Q एंड मास इज स्मॉल m, राइट। और ये चार्ज पार्टिकल, दिस चार्ज पार्टिकल इज जस्ट एट द मिडिल ऑफ द गैप बिटवीन द डीज, राइट। व्हेन द D1 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड D2 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पॉजिटिव हाफ में हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि इसको पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है और इस D2 को नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है। देन व्हाट विल हैपन? नाउ ऑब्वियसली द चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव, सो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट मेटालिक D, राइट। ये इस तरफ को जाएगा, ऑब्वियस है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इधर को जाएगा, राइट। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है, रेस्ट में होता है, देन इट फॉलो ए स्ट्रेट लाइन पाथ। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, अगर रेस्ट में है तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, राइट। एंड अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो देयर, इट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ, राइट। तो अब बात ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ये गैप बहुत कम है, इसलिए इस बात पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेट लाइन पाथ होगा या सर्कुलर पाथ होगा, और इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अगर कोई सर्कुलर पाथ है और बहुत छोटे से पाथ के लिए कहा जाए, बहुत छोटे से पाथ के लिए कहा जाए, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। तो इसमें ज्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी एक्सेलरेटेड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें चेंज आने वाला है। इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस चार्ज पार्टिकल सपोज ट्राई टू गोस हियर एट दिस पॉइंट। ये देखिए, मैंने ध्यान से देखिएगा, मैं एरो से दिखा रहा हूं। ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां को चला गया। इस पाथ पर हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है,
क्योंकि आपको हल्का सा ये सर्कुलर आर्क या स्ट्रेट लाइन लगभग आप कह सकते हैं, वो छोटा सा बात है। And its velocity get increased. Let its velocity when it enters the DD2, its velocity is v. Suppose its velocity is v. v हो गई इसकी वेलोसिटी, क्योंकि पहले रेस्ट में था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो गैप में था उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ करके 0 से v हो गई, राइट। एंड नाउ इट एंटर्स द DD2. Now when it enters inside the DE, now it is free from the effect of electric field. Electric field का कोई इफेक्ट नहीं होगा चार्ज पार्टिकल में। Why? Because the electric lines of force cannot penetrate the metallic medium. So now it is free from the effect of electric field, but there will be the effect of magnetic field alone. Under the effect of perpendicular magnetic field, it will follow the semicircular path in this radii. It will follow semicircular path in this radii, right? It will follow the semicircular path in this radii, right? And suppose ये semicircular path में गया, इसकी वेलोसिटी यहां तक v ही रहेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, वेलोसिटी विल रिमेन सेम v, right? Now what will be the radii of this semicircular path? हम केवल इसकी बात करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। The radii of semicircular path will be equal to r equal to mv by qb. पहले डिस्कस हो चुका है, right? And second thing, the time to complete the semicircular path, क्या हो जाएगा बच्चों? This will be pi m by qb. ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे ध्यान दीजिएगा, पूरे सर्कुलर पाथ में होता था 2 pi m by qb, तो आधे में क्या हो जाएगा? pi m by qb। या आप इसको निकाल भी सकते हैं, अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। t इक्वल टू क्या होता है, क्या हो जाएगा? पाई r अपॉन v। इसमें आप r की वैल्यू रख दीजिए, ये था mv by qb, राइट। v इज कैंसिल्ड, सो इट विल बी पाई m by qb। तो ये मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बता दिया, आप इस ध्यान दीजिएगा। यहां ये टाइम ये रहेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट द टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आप देखिएगा, राइट। Now, when it leaves the D, now remember that the frequency of this alternating potential difference is so adjusted that when it completes the semicircular path, right, then its negative half just started. इसकी फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट इसके साथ कर रखा है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो हाफ, अगर इसने पूरा किया तो हाफ ये पूरा कर दिया। और इसी वक्त पर क्या होगा कि जैसे ये लीव करने वाला होगा, नाउ दिस विल गेट नेगेटिव पोटेंशियल, एंड दिस विल गेट पॉजिटिव पोटेंशियल। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इट जस्ट एग्जिट द मेटालिक DD2, नाउ इट अगेन गेट एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गैप में इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी, राइट। इसकी वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, यहां से यहां तक जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है कि या तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है, या अगर वो वेलोसिटी से पहले से चल रहा है तो पैराबोलिक पाथ में, और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से सर्कुलर पाथ में। और फिर भी मैंने कहा था कि गैप में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, तो हम ये यहां पर ऐसे दिखा देते हैं कि सपोज ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां चला गया, राइट। एंड नाउ इट्स वेलोसिटी गेट इंक्रीज। सपोज इट्स वेलोसिटी बिकम्स v डैश, इसकी वेलोसिटी हो गई v डैश, राइट। गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई। नाउ अगेन व्हेन इट कम्स इनसाइड द DD1, it is free from the effect of electric field. Now only the under action of perpendicular magnetic field, it follow the semicircular path, and now its radii will be increased, क्योंकि रेडियस हो जाएगी mv dash by qb, बताऊंगा मैं। तो ये रेडियस इसकी बढ़ जाएगी, and now again it follow the greater radii, and its velocity remains the same v dash up to here. Now again the radii will become r dash equal to mv dash by qb, but the time will remain the same, pi m by qb। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे भी डायरेक्टली कह सकते हैं आप, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहां से निकाल भी सकते हैं कि पाई r dash by v, तो वो करके आप निकालेंगे पाई r dash by v dash, तो ये यही आ जाएगा, राइट। नाउ अगेन इट्स वेलोसिटी, और ये रेडियस इसकी बढ़ गई क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई है। Now this process is repeated again and again. Then what will happen? It will follow the semicircular paths of increasing radii inside the D, और ये किस तरीके से ये चार्ज पार्टिकल आप देख रहे होंगे कि लगातार
ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहां से हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल हमें इस तरीके से मिलता जाएगा बच्चों। ये इस तरीके से एस्केलेट होता गया, यहां मैंने ऐसे दिखा दिया। ये देखिए ऐसे लगातार सर्कुलर पाथ में हुआ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड गैप में वेलोसिटी बढ़ जा रही है अगेन एंड अगेन, and this process repeated, and when the ion or charge goes from one d to another d, its velocity continuously increases with the process of repetition, and this is the working of cyclotron. तो मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा, इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो अब हम 2-3 पॉइंट की बात इसमें और करेंगे इससे रिलेटेड। एक हम बात करेंगे यहां पर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी? तो इसकी बात कर लेते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये टर्म भी यहां पर यूज होता है काफी। व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी? 2-3 बातें बच्चों हम करेंगे इससे रिलेटेड। तो एक बात हम यहां पर कर लेते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। यहां पर जो टर्म बच्चों यूज हुआ है, देखिए एक इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आ रही है बात, और एक इसकी फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है सर्कुलर रिवोल्यूशन। द cyclotron frequency is basically the frequency of applied alternating potential difference, and which is obviously the same as the frequency of circular revolution of the charged particle. देखिए मिडिल पोर्शन नेग्लिजिबल पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, राइट। जब ये आधा यहां पर कंप्लीट कर रहा है तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है। It means that its frequency is the same as the frequency of circular revolution of the charged particle, और वो हमें पता है सर्कुलर रिवोल्यूशन का, जो हम निकाल चुके हैं पहले, QB by 2πn। सो न्यू सी हम यहां बोल देंगे, न्यू सी इक्वल टू QB अपॉन 2πm। दिस इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या कहेंगे, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, और ऑब्वियसली वो वही होगा जो सर्कुलर रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा। सेकेंड बात बच्चों हम यहां करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी को कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से जो चार्ज पार्टिकल इमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यहां बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ चीजें यहां पता रहती हैं, चार्ज पार्टिकल का चार्ज पता है, मास हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए हमें पता है कि B इज द मैग्नेटिक फील्ड पता है, और हमें इस D का रेडियाई पता है, D का रेडियाई है ना, पूरे बड़े D का रेडियाई। तो हम इस क्रम में यहां पर काइनेटिक एनर्जी चाह रहे हैं। आपको पता है बच्चों कि जब ये काइनेटिक एनर्जी हम कहेंगे यहां से इमिट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा इमिट होते वक्त, ध्यान दीजिएगा कि इमिट होते वक्त ये इस रेडियाई को फॉलो करेगा, यहां से इमिट होगा चार्ज पार्टिकल। तो ये डी की रेडियाई को फॉलो करता हुआ जब जाएगा तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है, मान लीजिए K इक्वल टू क्या होता है, हाफ m v max स्क्वायर, जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी, जब ये इस रेडियाई को यहां पर फॉलो कर रहा होगा, राइट। हम V मैक्सिमम को यहां रिलेट कर सकते हैं किससे, D की रेडियाई से। कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v मैक्सिमम अपॉन QB, ठीक है। V मैक्सिमम तब है जब कैपिटल R है। यहां से V मैक्सिमम की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू हाफ m। यहां से V मैक्सिमम की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी हो जाएगी, V मैक्सिमम विल बी इक्वल टू QBR अपॉन m। इसकी वैल्यू को इस बार रख दीजिए तो हो जाएगा QBR अपॉन m का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन K विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2m। ये फॉर्मूला हम यहां पे चाह रहे हैं। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है चार्ज पार्टिकल की साइक्लोट्रॉन से इमिट होते हुए, Q इज द चार्ज, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, R इज द डी रेडियस, M इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बात और करनी थी बच्चों यहां पर, और वो थी व्हाट इज द
limitation of cyclotron. What are the limitations of cyclotron? Right? तो इस पॉइंट को जरा समझना है आपको कि what are the limitations of cyclotron? Limitations of cyclotron. तो इसको जरा हम समझ लेंगे. Limitations of cyclotron कि कहां तक कोई लिमिटेशन है, किसी लिमिट तक कर सकता है या कोई लिमिटेशन नहीं है. तो हम इसकी बात करेंगे. लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन. तो सबसे पहला पॉइंट ये है, यहां पर क्वेश्चन ये होता है कि क्या किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी भी बढ़ाई जा सकती है? क्या किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम लाइट की वेलोसिटी के बराबर कर सकते हैं? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो यहां पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है बच्चों? प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए कि द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू साइक्लोट्रॉन becomes comparable to the velocity of light. Assume that becomes comparable to the velocity of the light. Then what will happen? Mass will not remain the same, right? Why? Because m equals to m0 upon √1 minus v square by c square. आपने पढ़ा होगा. m0 is the rest mass, m is the moving mass. v is the velocity of charge particle, c is the velocity of light, right? So what will happen when v approaches c, right? Then the mass goes on increasing. मास बढ़ता जाएगा, राइट? ये स्पेशल बात है नहीं. अगर वेलोसिटी बहुत कम है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता. The mass does not change, approximately the same. But if the velocity becomes comparable to the velocity of light, the mass does not remain the same. Mass goes on increasing, right? Then what will happen? Then the time to complete the semicircle, that is pi m by qb, will change. क्योंकि मास अगर चेंज हो जाएगा तो टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा. और टाइम बढ़ जाएगा देन व्हाट विल हैपन? अगर टाइम बढ़ गया इसका तो देन इट विल नॉट रिमेन इन फेज विद द अप्लाइड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस. एंड व्हाट विल हैपन? देन इन दैट केस इट कैन नो लॉन्गर बी एक्सेलरेटेड फर्दर. ऐसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कि जो टाइम टू कंप्लीट द सेमीसर्कल रिमेन द सेम, और वो सेमीसर्कल मास सेम है. अगर वो चेंज हो गया तो इसके साथ जो फेज है, यानी कि इसका हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया, इसका पॉजिटिव हाफ कंप्लीट हो जाए, वो नहीं रह पाएगा. तो पता चला कि ये यही रह गया, राइट? और यहां पर नेगेटिव शुरू हो गया, तो क्या होगा? इट विल रिपेल और ये रुक जाए. It means that the first important point is that the cyclotron cannot accelerate the positive charge particle to very high velocities as comparable to the velocity of light, right? So first point. The second point, can the cyclotron accelerate the electrons? Remember that the cyclotron can accelerate the negative charge particle as well. ये नहीं है. ये अगर कहा जाए चार्ज साइक्लोट्रॉन किसको एक्सेलरेट करता है तो आप कहेंगे आयंस को. एग्जैक्टली. लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें जरूरत किसकी है? जरूरत है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की. क्यों? न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में. तो हमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की जरूरत नहीं है, बट इट कैन एक्सेलरेट द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. बट कैन इट एक्सेलरेट द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन? So remember that it cannot accelerate the electron. Why? Because for a given energy, the velocity of the electron become very soon comparable to the velocity of light. थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली नहीं, इसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है, and it become comparable to the velocity of light. And once again there is the same problem as that discussed in point 1. अगर वेलोसिटी कंपेरेबल हो गई तो मास विल नॉट रिमेन द सेम और वो रुक जाएगा. So it cannot accelerate the electron. Third point, can it accelerate the neutral particles like neutron? तो आप ये समझ ही रहे होंगे, ये तो आप खुद भी बता सकते हैं कि न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकता है नहीं कर सकता है. भाई देखिए, अगर चार्ज नहीं होगा तो ये मूव कैसे करेगा, राइट? क्योंकि चार्ज है तभी वो पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव. और अगर चार्ज पार्टिकल चार्ज ही नहीं है देन साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं करेगा. It means that the cyclotron cannot accelerate the neutrons, right? So we have discussed various things about the cyclotron. What is cyclotron? What is the purpose of cyclotron? What is the principle of cyclotron?
what is the construction of cyclotron, what is the working of cyclotron, what is the cyclotron frequency, what is the maximum kinetic energy emitted from the cyclotron. तो हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए बच्चों. अब हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं. हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, तो जितने पॉइंट रिसेंटली हमने डिस्कस किए हैं, नाउ वी विल गो टू डिस्कस various numericals, important numericals based on these topics. Thank you.